हमारे गांव में जब भी कोई लड़की लाल जोड़ा कपड़ा पहनकर घर से बाहर निकलती थी तो वह लापता हो जाती थी और कुछ दिन बाद उसकी लाश मिलती थी। आखिर लाल जोड़ा पहनकर निकलने से ऐसा क्या होता था कि उसे मौत मिलती थी? इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं लाल जोड़ा पहनकर घर से बाहर चली गई। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा नाम अंजलि है। मैं एक मिडिल खानदान में पैदा हुई लड़की थी। मेरे पिताजी के पास ना ज़्यादा संपत्ति थी और ना ही कोई बड़ा कारोबार था, लेकिन हाँ, वह छोटी मोटी नौकरी करके हमारे घर का गुजारा कर लेते थे। लेकिन मुझे मेरे माता पिता से जो संस्कार मिले थे वो सबसे महंगे थे, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दरअसल मेरे होने के बाद मेरे माता पिता ने दूसरी संतान चाहत ही नहीं, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही एक लड़की ही चाहिए थी और वह हो गई। उसके बाद उन्हें किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही। अक्सर अपने माता पिता के मुंह से मैंने सुना था कि उन्हें एक लड़की का हद से ज़्यादा शौक था। वह यही मानते थे कि जिस घर में लड़कियां होती हैं उस घर में अन्न धन से भरे रहते हैं और उस घर के ऊपर कभी दुख आ ही नहीं सकता। शायद उनकी बात सच थी, क्योंकि हम लोग अपने आशियाने में बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे वह मेहनत करके ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करके हम लोगों की सारी ज़रूरतें पूरे क्या करते थे। अच्छा खाना पीना और हंस बोल कर ही सोना हमारी सबकी आदत थी। लेकिन जब मेरी उम्र 18 साल हो गई तो सभी रिश्तेदारों ने मेरी शादी का जिक्र करना शुरू कर दिया। जब भी कोई घर पर आता या जब भी किसी का फ़ोन आता तो बस मेरी शादी का ही जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि अब तो तुम्हारी लड़की जवान हो गई है, अब इसकी शादी नहीं करनी। लेकिन मैं हमेशा से ही शादी के खिलाफ थी और मेरा तो यही था कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं तो बस पूरी उम्र माँ पिताजी की सेवा ही करूँगी। लेकिन हाँ, अगर फिर भी शादी हो जाती है तो जो भी मेरा पति होगा उसे मेरे घर में घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा और माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा तो यही मानता था, लेकिन मेरे माता पिता इस चीज़ के खिलाफ थे। वह कहते थे कि बेटा, लड़की को तो ससुराल जाना ही है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। और रही बात घर जमाई की, तो अगर तुम्हारा पति भी अपने माता पिता के एक ही हुआ तो क्या होगा, क्योंकि वह तो अपने माँ पापा का इकलौता होगा। और अगर उसे हम लोग घर जमाई रख लेंगे तो उसके माता पिता क्या करेंगे और वह कहाँ जाएंगे। खैर, मेरी किसी भी ज़िद को मम्मी पापा ने नहीं चलने दिया और बस मुझे शादी के लिए राज़ी कर लिया। अब मेरे लिए लड़के की तलाश जारी कर दी। मेरे रिश्ते ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। दरअसल बचपन से ही मैंने अपने पूरे शरीर की देख रेख बड़ी ही ध्यान से की थी और अपने लंबे घने बालों का मैं इस कदर ध्यान रखती थी कि मानो उनमें तो बस मेरी जान ही बसती है। और गोरा रंग होने की वजह से सब लोग मुझ पर फ़िदा ही रहते थे और शायद मेरी खूबसूरत की वजह से ही मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन उनमें से पिताजी को सिर्फ एक रिश्ता पसंद आया। जब मालूम चला कि वह अमीर घर का है, मुझे थोड़ी खुशी भी हुई और दुख भी हुआ कि मैं उन लोगों के बीच कैसे मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने गरीब से आशियाने में ही पली बढ़ी हूँ और इनके ही तौर तरीक़ों से रही हूँ। लेकिन मैंने सुना था कि अमीर लोगों के तो अलग अलग ढंग होते हैं, उनका तो खाना खाने का भी तरीका अलग होता है। पता नहीं मैं अपने ससुराल में कैसे उनके ढंग को अपना पाऊंगी। बस इसी डर से मैं घबरा सी गई। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटी, तुम्हें वहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। दरअसल तुम्हारे ससुराल वालों के यहाँ नौकर चाकर है, सारा काम वही लोग करते हैं। खैर, मेरे मन को यह जानकर थोड़ी संतुष्टि हुई और फिर मन में ख्याल आया कि शुरू शुरू में थोड़ी मैं ध्यान से कर लूँगी, उसके बाद तो मैं उनके रहन सहन में घुल मिल जाऊँगी। और गज़ब तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि सामने लड़का भी इकलौता ही है। जैसे मेरे पिताजी ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हो गया था। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और मेरी शादी की तारीख भी निकल गई। घर में तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थीं। हमारे सारे रिश्तेदार आ गए। सब लोग बड़ी ही बढ़ाई कर रहे थे कि अंजलि का रिश्ता तो बहुत बड़े ख़ानदान में हुआ है, उन लोगों के बड़े बड़े बिजनेस हैं और इकलौता लड़का है, सब कुछ अंजलि का ही होने वाला है। लेकिन मुझे उन लोगों के धन दौलत का कोई लालच नहीं था।
मैं तो भगवान से बस यही फरियाद करती थी कि बस मैं अपने ससुराल में सुखी से रहूं। इस कदर मैं अपने माता पिता के साथ पूरी 18 सालों तक की उम्र हंसी खुशी बिताती आई हूँ, पर मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई और मैंने हमेशा इन लोगों का सर गर्व से ऊंचा रखा। बस उसी तरह से उन लोगों का भी रखूं। खैर, यही सब सोचते सोचते शादी की सारी रस्मों रिवाजों के साथ मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरे होने वाले शौहर का नाम संजय था। संजय काफ़ी संस्कारी लग रहा था। मैंने उन्हें शादी से पहले एक बार भी नहीं देखा था। दरअसल हमारे पूरे खानदान में यही रिवाज थी कि शादी से पहले लड़की लड़के को नहीं देख सकती थी। दरअसल वह लोग शहर से थे और पढ़े लिखे भी थे, इसलिए लोगों के मन में तो था कि शादी से पहले लड़का मुझे देखे, लेकिन शायद हमारे समाज में यह परंपरा होने की वजह से उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। जब मैंने शादी के दिन पहली बार संजय को देखा तो मुझे बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि संजय दिखने में बहुत ही सुंदर था। शादी होने के बाद कुछ देर तक हम लोगों को अकेला छोड़ दिया गया। हम लोगों ने आपस में बातें की। संजय के साथ बातें करने के बाद मेरे मन में जो भी वहम था वह सारा दूर हो गया, क्योंकि संजय की बातों से ज़रा भी नहीं लग रहा था कि वह एक अमीर घराने से है। और ज़्यादातर मैंने यह सुना था कि अमीर घराने के लोग बहुत ही घमंडी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन संजय में तो यह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल शांत स्वभाव से और संस्कारों भरी बातें कर रहा था। उसने मुझे शादी से बाद जब अकेले हम बैठे थे तो वादा किया कि वह उम्र भर मेरा साथ निभाएगा और हमेशा मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। जिस प्रकार अपने माता पिता का वो इकलौता बेटा है, उसी प्रकार अपने सास ससुर का इकलौता जमाई भी है। अपने माता पिता के साथ साथ अपने सास ससुर का भी वह उन्हीं के जितना सम्मान करेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे मन को इतनी ज़्यादा तसल्ली और खुशी हो रही थी कि मैं फूल नहीं समा रही थी। शायद मेरी खुशी इतनी बढ़ गई थी कि विदाई के समय भी मुझे ना आंसू आए। लेकिन यह तो दस्तूर है कि जब लड़की अपने घर से विदा होती है तो भला बिना रोए कैसे रह सकती है। चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन लड़की की आंखों में आंसू ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। खैर, विदाई की घड़ी आते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने अंदर का सारा दुख बाहर निकाल दिया जो इतने दिनों से भरा पड़ा था। मैं झट से माँ पिताजी के गले लग गई और मैं रोने लग गई। मेरी इस कदर हालत देखकर वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। शायद उनके अंदर भी दुख भरा पड़ा था कि उनकी इकलौती बेटी जो इतने सालों से उनके साथ थी, वह आज किसी और की होकर किसी और के साथ जा रही थी। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटी, तू घबरा मत। तेरे ससुराल वाले तुझे हम दोनों से भी ज़्यादा खुश रखेंगे तो कभी हमारी कमी महसूस कर भी नहीं पाएगी। और वैसे भी तुम्हारे ससुराल में किस चीज़ की कमी है। बस जब तुम्हारा मन करे तब हम लोगों से मिलने आ जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, मैं तुम्हारी माँ बनकर ही रहूँगी। तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। जब कभी तुम्हारा इन लोगों से मिलने का मन करे तो तुम सदा मुझे आकर बता देना, मैं तुझे इन लोगों से मिलवा कर लेकर जाऊँगी। फिर मुझे सबकी बातों ने इतना ढांढस बंधा दिया था कि अब मेरी आंखों में आंसू नहीं आए और मैं हंसी खुशी अपने ससुराल की तरफ निकल पड़ी। ससुराल में जाने के बाद जब मैंने अपनी हवेली को देखा तो उसकी चक्का-चौंध ने एक बार के लिए तो मुझे हैरान ही कर दिया। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। मैं अपने मन में ही सवाल किए जा रही थी, भला इतनी बड़ी हवेली बनाने का क्या मतलब था? जब 3 ही सदस्य को रहना हो तो खैर, फिर मेरे मन में आया कि बड़े लोग हैं, भला अपनी अपनी पसंद होती है, मेरा क्या। तभी मेरे मन में आया कि इतनी बड़ी हवेली का काम कौन करता होगा। तभी मेरे मन में माँ और पापा की बात आ गई। उन्होंने जो कहा था कि घर में नौकर चाकर है। खैर, मैं अपनी सवालों को ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में ना रख सकी और सारी रस्मों रिवाजों के साथ मुझे संजय के कमरे में भेज दिया गया। कमरा इतना सुंदर सजा हुआ था कि एक पल के लिए तो मैं उस कमरे की सजावट को देखकर खुद की खूबसूरती ही भूल जाऊं। यह दिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत था, क्योंकि इस दिन मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही थी। इन लोगों के साथ
जिन लोगों को मैं आपसे पहले कभी देखा भी नहीं था। लेकिन मैंने इसी दिन का अपने आप से वादा किया कि जिस प्रकार मैंने माँ पिताजी का गर्व से सिर हमेशा ऊंचा रखा, उनकी किसी भी बात पर निराशा नहीं होने दी, उसी प्रकार मैं हमेशा अपने ससुराल में एक सच्ची और नेक बहू बनकर रहूंगी। हमेशा इन लोगों का ख्याल रखूंगी। खैर, यही सब सोचकर मैं बैठी ही थी, तभी संजय आ गए और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत की। रात को देरी से सोने की वजह से दूसरे दिन मेरी जल्दी आंख नहीं खुली। वैसे तो मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन शायद आज शादी की थकान ने मुझे जल्दी उठने ही नहीं दिया। तभी संजय की फ़ोन पर बात सुनकर ही मेरी आंखें खुली। एकदम से आंख खुलते मैं अपने बेड से उठ खड़ी हुई। तभी संजय ने फ़ोन रखते हुए कहा कि अरे, इतनी क्यों हड़बड़ा रही हो? आराम से उठ जाना, अभी तक तो माँ पिताजी भी नहीं उठे हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं एकदम से आश्चर्यचकित रह गई। अरे, इतना लेट हो गया, अभी तक मम्मी पापा क्यों नहीं उठे? तभी संजय ने कहा कि हम लोग ज़रा देरी से ही उठते हैं, और वैसे भी माँ पिताजी रात को देरी से सोते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हो गए हैं उन्हें जल्दी नींद नहीं आती है, और देरी से सोने की वजह से वह देरी से ही उठते हैं, और मुझे तो ऑफिस जाना था, इसलिए मैं जल्दी उठ गया और तैयारी में लग गया। खैर, तुम अब उठ गई हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे चली जाना। तभी मैंने संजय से कहा कि आप ऑफिस के लिए जा रहे हो तो मुझे रसोई घर कौन दिखाएगा, क्योंकि माँ पिताजी तो अभी उठे नहीं हैं। तभी संजय ने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि तुम्हें रसोई घर से क्या काम है? तभी मैंने कहा कि अरे, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है तो कुछ मीठा भी तो बनाना पड़ेगा। तभी संजय हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, यह भी है। चलो खैर, अगर तुम कहती हो तो मैं थोड़ा देरी से चला जाता हूँ। फिर मैं जल्दी से तैयार हो गई और हम दोनों नीचे चले गए। नीचे गए थे कि मैंने देखा कि मेरे सास ससुर भी उठ गए हैं। हम दोनों ने उनके पांव छुए और मैंने रसोई घर में जाकर कुछ मीठा बना लिया। वहाँ पर एक नौकर था जो काम कर रहा था। उसने मेरे साथ नमस्ते की और अपने काम में लग गया। वह नौकर ज़्यादा उम्र का नहीं था, शायद संजय से थोड़ा ही बड़ा हो। खैर, सब लोग उसे रमेश कहकर ही पुकारते थे। रमेश काम में इतनी तेज़ी और सफाई भरा था। इस बात का मुझे तब यकीन हुआ जब मुझे पता चला कि इस घर में सिर्फ एक ही नौकर है और वह है रमेश। रमेश इतनी बड़ी हवेली के झाड़ू पोंछा करने के बाद पूरे घर का खाना और कपड़े का काम भी कर लेता है। वह भी इतनी जल्दी। मुझे रमेश की स्फूर्ति देखकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कितना नेक दिल और स्फूर्ति वाला है, क्योंकि आजकल तो नौकरों के नखरे जो होते हैं, हर समय बस काम ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं, लेकिन रमेश ऐसा नहीं था। खैर, हम लोगों ने बैठकर नाश्ता किया और मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और फ़ोन पर माँ पापा से बात करने लगी। वैसे मेरे ससुराल के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं इसे एकदम से शहर भी नहीं बोल सकती थी और गांव भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि हमारी हवेली वहाँ बनी थी जहाँ पर आसपास के लोग गांव के ही थे और शहर थोड़ी दूरी पर पड़ जाता था। लेकिन मेरे ससुराल वालों का जो तौर तरीका था वह बिल्कुल शहरी के जैसा ही था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैं बैठी थी, तभी मुझे लगा कि मेरे हाथों की मेहंदी उतर गई है, क्योंकि शादी को काफ़ी दिन हो गए थे। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेहंदी फिर से लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही ज़्यादा मेहंदी लगाने का शौक़ था और मैं मेहंदी लगाने में एक्सपर्ट भी थी, क्योंकि खुद की मेहंदी मैंने शादी में भी खुद ही लगाई थी। इसलिए मैंने मेहंदी ली और अपने हाथों पर लगा ली। तभी माँ का फ़ोन आता है। वह कहती है कि आज तेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है। मुझे पिताजी की थोड़ी फ़िक्र होने लगी। तभी मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं माँ पिताजी में से मिलकर आ जाऊं। तभी मैं मेहंदी लगी हाथों से ही नीचे गई और अपनी सास से बोली कि मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो क्या मैं उनसे मिल आऊं? तभी मेरी सास ने कहा कि यह भी कोई पूछने वाली बात है। क्यों नहीं, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम एक रात रुक कर भी आना। तभी मेरी सास ने मेरे लाल जोड़ा। मैं देखा तो कहा कि इसे बदल कर ज़रा आ, इसे अभी लाल जोड़े में बाहर मत जाना। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं माँ जी, मैंने अभी अभी लाल जोड़ा पहना है। अभी तक तो ये पूरी तरह से लाल जोड़ा पहना भी नहीं थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं।
मैं वहाँ जाकर ही लाल जोड़ा खोल कर आऊँ? पड़ी रहने दो, क्योंकि मुझे कार में ही बैठकर जाना है। तभी मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा, तुम लाल जोड़ा पहनकर कभी घर से एक कदम भी बाहर मत रखना। मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। तभी मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि मेरी सास ऐसी बातें क्यों कर रही है। भला लाल जोड़ा पहनकर बाहर जाने में कैसा रिस्क, और लाल जोड़ा तो हमारे शरीर की खूबसूरती बढ़ती है। तभी मेरे सास ने कहा कि तुम लाल जोड़ा खोल कर आओ। अब मुझे उनके साथ ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ हो। इसलिए मैंने झट से लाल जोड़ा खोल कर आए थे। अभी अभी लगाने की वजह से लाल जोड़ा पहने बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए था। लेकिन खैर, मैंने सोचा कि मैं फिर से लाल जोड़ा अभी पहन लूँगी। फिर मैं अपनी माँ पापा से मिलने के लिए चली गई और कुछ घंटों उनके साथ बातें करने के बाद वापस आ गई। शाम को संजय के आने के बाद मैंने यह सारी बातें बताई तो संजय ने कहा कि माँ ठीक कह रही हैं, तू लाल जोड़ा पहनकर कभी भी घर से बाहर भूल कर भी मत जाना। मैंने संजय से कहा कि ऐसी भी क्या बात है, क्या मुझे कोई बताएगा? माँ भी इस बात को लेकर काफ़ी घबराई हुई सी लग रही थी। तभी संजय ने कहा कि यह बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा। अभी सो जाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तुम लाल जोड़ा पहन लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर से बाहर जाने के लिए ही तो मनाही की है। खैर, मैंने संजय से ज़्यादा बहसबाजी नहीं की और सो गई, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ रही थीं कि आखिर वह मना क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन खाना वगैरह खाने के बाद जब मैं छत पर टहल रही थी तो मैंने देखा कि हमारी पड़ोस की औरतें जो छत से नीचे खड़ी कुछ बातें कर रही थीं, उनकी बातें साफ मेरे कानों में आ रही थीं। उनमें से एक औरत कह रही थी कि कल तो घनश्याम की बेटी गायब हो गई और हो सकता है कि वो लाल जोड़ा पहनी होगी, घर से बाहर गई होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैं गौर से उनकी बातें सुनने लगी। तभी उनमें से एक औरत बोली कि हाँ, जब इन लोगों को पता है कि लाल जोड़ा पहनकर बाहर नहीं जाना तो फिर जाती ही क्यों है, अब उन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह लोग चली गई। अब मेरे मन में यह सवाल छोड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, लाल जोड़ा पहनने के बाद घर से बाहर जाना और यूं गांव में किसी की लड़की गायब होना और फिर उनका अंजाम भुगतना, यह कैसी बातें कर रही थी। खैर, मैं छत से नीचे आई और सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई। मैंने सारी बातें उनसे कह डाली। तभी मेरी सास कहने लगी कि बेटा, हमारे इस गांव में बहुत पहले से यह सब हो रहा है। जो भी लड़की या बहू लाल जोड़ा पहनकर घर से बाहर निकलती है तो वह गायब हो जाती है और 1-2 दिनों के बाद उसकी लाश ही मिलती है। इसीलिए पूरे गांव में लाल जोड़ा पहनकर घर से बाहर जाने के लिए मना कर रखा है। अगर कोई भी लाल जोड़ा पहनकर घर से बाहर जाता है तो उसका क्या असर होता है, उसकी जिम्मेवार वह खुद होती है। इसीलिए तो मैंने तुझे मना किया था। तभी मैंने कहा कि हमारे गांव में घनश्याम कौन है जिसकी बेटी गायब हो गई। तभी मेरी सास बोली कि हाँ, वह हमारे घर से कुछ दूरी पर ही उनका घर है। उनकी बेटी गायब हुई है, उनकी बेटी ही नहीं, आज से पहले बहुत सी औरतें इस गांव से गायब हो चुकी हैं और उनकी लाश मिली है, क्योंकि वह लोग लाल जोड़े पहनकर घर से बाहर निकली थीं। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि किसी ने कुछ पता नहीं लगाया कि लाल जोड़ा पहनकर निकलने से ऐसा क्या हो जाता है। तभी मेरी सास कहने लगे कि किसी ने कुछ भी पता नहीं। भला कौन मौत को गला लगता कि मेरी सास ने कहा कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। बस तुम इतना ख्याल रखना कि लाल जोड़ा पहनकर कभी नहीं घर से नहीं निकलना। चलो छोड़ो, इन बातों को करने से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर मेरी सास कोई काम में लग गई और मैं सीधा अपने कमरे में आ गई। अब तो मेरे मन से यह बातें ज़रा भी नहीं निकल रही थीं। बार बार मेरे मन में आ रहा था कि पता नहीं वह लड़कियां बेचारी किन हालातों से गुजरी होंगी। पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो उनकी मौत ही उन्हें लेकर चली गई। आखिर लाल जोड़ा पहनने से ऐसा क्या हो जाता है। एक पल के लिए तो मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे भी सब पता लगाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि मैं अकेली क्या क्या कर लूँगी। ज़रूर मुझे संजय का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये सोचकर मैं बैठ गई
कि शाम को संजय के आने के बाद मैं उनसे बात करूंगी। फिर मेरे मन में आया कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं और शहर से भी अच्छे इनके विचार हैं। फिर लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की और इन सब अंधविश्वासों में ऐसे कैसे बैठे हैं। घर से कोई लड़की गायब हो जाती है और उसकी लाश मिल जाती है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। यह कैसे ख्यालात हैं। खैर, मैं ये सब सोचते सोचते अपने काम में लग गई और शाम को संजय के आने का इंतज़ार करने लगी। तभी शाम को संजय के आने के बाद मैंने सारी बात संजय को बताई तो संजय ने मेरे साथ देने से मना कर दिया और बोला कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अंजलि, तुम जानती हो ना कि लाल जोड़ा पहनकर घर से बाहर जाने पर क्या असर होता है, और तुम ये क्या जिद करके बैठ गई हो। मैं इसमें तुम्हारा किसी भी तरह से साथ नहीं दूंगा। तभी मैंने संजय से कहा कि आप मेरे साथ होंगे, सब लोग मेरे साथ होंगे, तो इसमें क्या है। आखिर पता तो करें, कब तक इस जुल्म को सहते रहेंगे। भला लाल जोड़ा पहने से ऐसा क्या हो जाता है, इस चीज़ का पता तो लगाना ही पड़ेगा। खैर, मेरी ज़िद के आगे संजय को झुकना ही पड़ा और उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से हाँ भर दी। उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने विचार किया कि हम हमारे सास ससुर को बिना बताए लाल जोड़ा पहनकर घर से बाहर जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। संजय ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और उनको भी इस प्लान में शामिल कर लिया। सब लोग इकट्ठा हो गए और प्लान बनाया कि वह लोग छुप कर कहीं बैठ जाएंगे और मैं लाल जोड़ा पहनकर घर से बाहर जाऊंगी। फिर दूसरे दिन जब मेरे सास ससुर सो गए, उसके बाद संजय और उनके दोस्त घर से बाहर बने गार्डन में कहीं छुप कर बैठ गए और मैंने अपने डिज़ाइन लाल जोड़ा पहन लिया और उसके बाद घर से बाहर चली गई। घर से बाहर कुछ देर तक तो मैं खड़ी रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर इंतज़ार भी करती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं जाने लगी तो मैंने देखा कि एक चादर से मुंह को ढके हुए एक आदमी मेरे पास आता है और मेरे मुंह के आगे हाथ रखते हुए मुझ पर चाकू से वार करने की कोशिश करने लगता है। तभी संजय और उनके दोस्त जहाँ पर छुपे थे वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पकड़कर जब उसके चेहरे से बंधा चादर हटाते हैं तो हम लोगों के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अचानक देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि हमारा नौकर रमेश ही था। मेरे पति ने रमेश को एक थप्पड़ मारते हुए वहीं पर गिरा दिया और पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सब लोग आने के बाद मेरी सास ससुर ने पहले तो मुझे डांटा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर यह सब देखते हुए वह अपना गुस्सा शांत करके पूरी बात को सुनने लगे। तभी रमेश कहने लगा कि दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता था और उसके साथ शादी भी कर ली, लेकिन वह हर रोज़ अपने आशिक से मिलने जाती थी और लाल जोड़ा पहनकर जाती थी, क्योंकि उसकी आशिक को लाल जोड़ा बहुत पसंद थी। जब मुझे यह बात पता चली तो मेरे दिमाग में यह बात पूरी तरह से घुस गई और मेरा गुस्सा मेरे पागलपन में बदल गया। उसके बाद मैंने उसे मार दिया और उसके बाद से मेरे मन में शक पैदा हो गई कि जब भी कोई लड़की लाल जोड़ा पहनकर घर से बाहर जाएगी तो उसने मुझे मेरी पत्नी की छवि दिखाई देगी और मुझे ऐसा ही लगेगा कि वह ज़रूर कुछ गलत काम करने के लिए जा रही है, वह धोखा कर रही है। इसलिए मैं उस लड़की को वहीं पर मार देता हूँ और कुछ दिनों के लिए कहीं छुपा देता हूँ और 2-3 दिनों के बाद उसकी लाश को, जिनकी लड़की होती है, उनके घर के आगे रखाता हूँ। ये सब किसी को पता भी नहीं चलता है और सबके मन में यही होता है कि यह एक भूत प्रेतों का काम है और अंधविश्वास में पड़े लोग इस चीज़ का पता भी नहीं लगाते। इस तरह से हम लोगों के रमेश की बात सुनने के बाद दिमाग में आया। फिर हम लोगों ने पुलिस को बुलाया और रमेश को एक अच्छे पागल खाने में भर्ती करवाया, क्योंकि उसके दिमाग में जो पागलपन भर गया था उसका इलाज करवाना भी ज़रूरी था। उसका इलाज होने के बाद रमेश को सज़ा सुनाई गई और हम लोग अपने अपने घरों में आ गए। अब तो एक रोज़ मैं बैठी मन में यही सोच रही थी कि अगर मैं हिम्मत ना करती तो शायद पता नहीं कितनी और लड़कियां इस चीज़ का शिकार हो जाती। लेकिन उन सब के बीच मुझे रमेश पर भी दया आ गई कि उसने एक लड़की से बेहद प्यार किया था और उस लड़की ने उसके साथ ऐसा धोखा किया कि उसका प्यार एक पागलपन के अंदर बदल गया। खैर, मैंने अपने मन में सोचा कि मैंने जो किया है वह बहुत अच्छा है,
क्योंकि मैंने पता नहीं कितनी मासूम को इंसाफ दिलाया और कितने और जुल्म होने से बचा लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।